आज हम फिर इतिहास के साथ हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इस टॉपिक के विषय में लोगों के मन में कंफ्यूजन बहुत है कि आखिर मनसबदारी प्रथा है क्या। आज हम लोग एक ऐसी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे जिसका प्रारंभ अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ पता ही नहीं है। अबुल फजल ने इसके बारे में उल्लेख किया है, जात और समाज बताता है, मनसबदार बताता है, लेकिन मनसबदारी प्रथा है क्या इसके बारे में वो उल्लेख ही नहीं करता। इसलिए स्पष्ट ही नहीं है किसी को कि वास्तव में मनसबदारी प्रथा है क्या। और इसका प्रथम अध्ययन मोरलैंड ने किया था। मोरलैंड के बाद विलियम इरविन ने किया इसका अध्ययन। आज हम आसान शब्दों में मनसबदारी प्रथा को पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि मनसबदारी प्रथा है क्या। इसको टुकड़े टुकड़े में बांट के पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से एकदम पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी आपको एग्जाम में कोई भी कभी कंफ्यूजन रहे ही नहीं। जैसे मनसबदारी प्रथा, जो मनसब है वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या पोजीशन या श्रेणी। और जो इसको धारण करता है, जो इसको होल्ड करता है, वही मनसबदार कहलाता है। यानी मनसब को जो होल्ड करेगा वो मनसबदार कहलाएगा। वास्तव में ये कहा जाता है इस प्रथा को अकबर ने प्रारंभ किया था। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, बाबर के समय में ऐसी कोई व्यवस्था थी जहां अधिकारियों को श्रेणीबद्ध किया गया था? तो हम देखते हैं कि बाबर का जो जीवन है भारत के अंदर वो 4 साल का ही है और वो युद्ध करने में ही समाप्त हो गया। जैसे बाबर 1526 से 30 के मध्य ही भारत के ऊपर राज किया। 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात बाबर अपने जीवन भर लड़ता रहा और लड़ने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर को समय ही नहीं मिला कि वो अपने अधिकारियों को श्रेणीबद्ध कर सके। बाबर के बाद अगर हम हुमायूं पे आए तो हुमायूं ने दिल्ली के ऊपर 1530 से 40, फिर 1555 से 56 तक राज किया। हम पढ़ते हैं कि शेरशाह से वो पराजित होने के बाद ईरान चला गया था और ईरान से वापस आकर उसने दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त की और सिर्फ 6 महीने ही उसका उपभोग कर सका और शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसी लेनपुर ने लिखा भी है कि हुमायूं आजीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही मर गया। लेकिन जो हुमायूं का कानूनी इतिहासकार है जिसका नाम खोंदमीर है, जिसको हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि दी थी, खोंदमूर ने एक पुस्तक लिखी कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी में यह बताता है कि हुमायूं ने अपने अधिकारियों को 12 श्रेणी में विभक्त किया था और जिनकी पहचान अलग अलग सहमों से थी। सहम अर्थात तीर, यानी हर श्रेणी के लोगों को अलग अलग तीर प्रदान की गई थी। उसी से हमें मालूम पड़ता है कि उनकी श्रेणी क्या थी। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि हुमायूं ने अपनी केंद्रीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उसको सही तरीके से मूर्त रूप जिसने दिया वो है अकबर। और यह माना जाता है अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। जब हम अकबर की बात करते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा क्यों प्रारंभ की। तो यह कहा जाता है अकबर एक ऐसी सशक्त और सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जिसमें हमें यह मालूम पड़ जाए किसी अमीर वर्ग की स्थिति क्या है, प्लस शासन के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है। यह जानने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए ही अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को अपने शासन के 11वें वर्ष 1566-67 में प्रारंभ किया था।
प्रश्न ये उठता है कि अकबर की मनसबदारी प्रथा का आधार क्या था। तो ये कहा जाता है कि इसका आधार मंगोलों की दशमलव प्रणाली थी। जब हम मंगोलों की दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं इसका प्रयोग सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने सेना को 10-10 के बीच में बांटा था। अकबर के लिए भी कहा जाता है कि अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की, जो उसका आधार लिया, वो मंगोलों की दशमलव प्रणाली ही है। और इसको प्रारंभ उसने 1566 1567 में अपने शासन के 11वें वर्ष में की। ये कहा जाता है कि अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में दाग प्रथा प्रारंभ की। दाग प्रथा का मतलब होता है कि अकबर ने घोड़ों के ऊपर दागने की व्यवस्था की। इस व्यवस्था को सबसे पहले भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। हम पढ़ते हैं कि सेना में जो भ्रष्टाचार था, जो घोड़ों की अदला बदली सैनिक करते थे, उसको रोकने के लिए ये दाग प्रथा लाई गई थी। तो इसे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, फिर शेर शाह ने लागू किया, फिर अकबर ने लागू किया। यह कहा जाता कि मुगल काल में जो घोड़ों को दागा जाता था वो दोनों आगे पैरों के ऊपर दागा जाता था। एक तरफ मनसबदार की संख्या होती थी और एक तरफ सरकार की संख्या दागी जाती थी, ताकि जब घोड़ों का निरीक्षण हो तो वो लोग घोड़ों की अदला बदली न कर सके। फिर अकबर ने 1920 अपने शासन के 19वें और 20वें वर्ष में जात और सवार लागू किया। यह माना जाता है और अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर ने जब इसे प्रारंभ किया तो सिर्फ जात था, यानी इसमें एक ही व्यवस्था थी। ये जो दोहरी व्यवस्था जात और सवार पाते हैं वो 19वें 20वें वर्ष में पाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है आखिर जात और सवार क्या है। इसाब ने भी पूछा जात और सवार का संबंध किससे है, तो हमेशा याद रखिएगा जात और सवार का संबंध मनसबदारी से है, मनसब से है। जब हम जात और सवार की बात कहते हैं तो जात का मतलब, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इतिहासकारों ने हमेशा इसकी अलग अलग व्याख्या की है कि जात क्या है, सवार क्या है। हम उस व्यवस्था को पढ़ेंगे जिसको सबसे ज्यादा इतिहासकार मानते हैं कि यह व्यवस्था रही होगी। जात यानी शासकीय अधिक्रम में उस मनसबदार की हैसियत क्या है और उसका निजी वेतन क्या होगा, उसको तलब-ए-खास कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि शासकीय अधिक्रम में उसकी हैसियत क्या होगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा जब मुगल दरबार में, आप कोई भी अगर मुगल दरबार से या मुगलों से संबंधित फिल्म देखे होंगे तो वहां देखे होंगे बैठने के लिए सिर्फ बादशाह के पास सिंहासन था और किसी को सिंहासन नहीं मिलता था। सारे दरबारी आगे क्रम से खड़े होते थे। तो जिस मनसबदार का जात जितना ही आगे है, जितना ही ज्यादा है, वो इसमें उतना ही आगे खड़ा होगा। जैसे मान लो अकबर के समय सबसे जो बड़ा मनसबदार था, अगर वो 10,000 का था तो सबसे आगे 10,000 का व्यक्ति खड़ा होगा, उसके पीछे 9,000 का मनसबदार खड़ा होगा, उसके पीछे 8,000 का, फिर 7,000 का, ऐसे ही ये क्रम चलता है। तो जात ये बताता है कि शासकीय अधिक्रम में उसकी हैसियत क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका पद कितना ऊंचा है, ये उसका जात बताता था। सवार का मतलब होता है उस मनसबदार को अपने अधीन कितने घुड़सवार रखने हैं, उसकी संख्या बताता था और उनका वेतन कितना होगा यह भी मालूम पड़ता था। उसे हम तलब-ए-ताबिनान कहते हैं। तो जात और सवार ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा है कि जात क्या है और सवार क्या है। अब जो आती है कि 40वें वर्ष में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने अपने मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांटा। तो प्रश्न ये उठता है आखिर ये 3 श्रेणियां हैं क्या। जब 3 श्रेणी की बात करते हैं जिसका उल्लेख अबुल फजल करता है, तो पहली श्रेणी वो है जिसका जात और सवार बराबर है। जैसे हम एग्जांपल दें 5,000/5,000, यानी जिस मनसबदार का
जात भी 5,000 है और सवार भी 5,000 है, तो वो 5,000 की मनसबदारी में वो उच्च श्रेणी का होगा। द्वितीय श्रेणी, जात सवार आधे से ज्यादा। जैसे जात तो 5,000 का है, नहीं सवार आधे से ज्यादा, आधा यानी 2,500, 2,500 से ज्यादा, मान लीजिए 3,000, तो ये द्वितीय श्रेणी के मनसबदार कहलाएगा 5,000 की मनसबदारी में। वैसे ही थर्ड, जात जो सवार होगा वो आधे से कम होगा, यानी 2,500 से कम सवार होगा। जात तो उतनी ही है 5,000 और सवार की संख्या 2,000, तो ये तीसरी श्रेणी का मनसबदार होगा। अब हमने कहा कि ये 5,000 की श्रेणी में है, तो मेरा कहने का मतलब है जहां 5,000 के मनसबदार खड़े होंगे वहां सबसे आगे ये खड़ा होगा, उसके पीछे ये खड़ा होगा, फिर उसके पीछे ये खड़ा होगा, यानी 5,000 की मनसबदारी में 3 लाइन होगी और पहली श्रेणी वाला 5,000 में पहले होगा, दूसरी श्रेणी वाला उसके पीछे होगा और तीसरी श्रेणी वाले उसके पीछे होगा। वैसे ही मानो 10,000 का है, तो वैसे ही जो 10,000 में पहली श्रेणी का होगा वो सबसे आगे खड़ा होगा, जो द्वितीय श्रेणी का होगा वो उसके पीछे खड़ा होगा और जो तीसरी श्रेणी का होगा वो उसके पीछे खड़ा होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अबुल फजल ने जब मनसबदारी व्यवस्था का उल्लेख किया है तो मनसबदारों की 3 श्रेणियां के बारे में बताया है। पहली श्रेणी वो जो जात और सवार बराबर हो, ये सबसे उच्च श्रेणी थी। दूसरी जात सवार आधे से ज्यादा और तीसरी श्रेणी जात सवार आधे से कम, यानी जात के जितनी है सवार उसका आधे से कम होगा। यह तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहलाता है। वास्तव में जब हम अबुल फजल को पढ़ते हैं तो अबुल फजल ने 66 श्रेणियां बताई है मनसबदारों की, लेकिन वास्तव में उसने उल्लेख सिर्फ 33 किया है और 33 में 3 है, तो इसे इंटू कर दे 3 इक्वल टू 99। वो सिर्फ इन्हीं का उल्लेख करता है। यह माना जाता है कि अल्लाह के शब्दों का जो योग है वो 66 आता है। इसीलिए उसने ये बताया कि मनसबदारों की जो श्रेणियां हैं वो 66 है, किंतु जब वो उसका उल्लेख करता है तो सिर्फ 33 का ही उल्लेख करता है और हर श्रेणी में 3 है, यानी 99 प्रकार के मनसबदारों के बारे में वह बताता है। इसीलिए मैंने कहा कि वास्तव में मनसबदारी क्या है। इतिहासकारों में इसको लेकर बहुत ही ज्यादा मतभेद है, क्योंकि सभी लोगों ने, खासकर उस समय के जो समसायिक हैं, सब मनसबदारों के बारे में बात करते हैं, किंतु मनसबदारी क्या है इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं करता। तो फिर इतिहासकारों ने अपने अपने विचार लिए और इसमें अबुल फजल ने ये 3 प्रकार की श्रेणियां मनसबदारी व्यवस्था में बताई। अब हम आपके सामने मनसबदारी प्रथा से संबंधित कुछ कथनों को रखेंगे जो हम लोग के एग्जाम में आए हैं और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला कथन, एग्जाम में पूछा है कि सारे जागीरदार मनसबदार हैं, किंतु सारे मनसबदार जागीरदार नहीं हैं। ये कथन सही है या गलत है? एक बार फिर से सुन लीजिए, सारे जागीरदार मनसबदार हैं किंतु सारे मनसबदार जागीरदार नहीं है। ये कथन सही है या गलत? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? जब हम मनसबदारी की बात करते हैं तो जो मनसबदार थे उनकी 2 श्रेणियां थी। एक वो जिनको वेतन नगद मिलता था और कुछ ऐसे मनसबदार होते थे जिनको कैश वेतन न मिलके उनको वेतन के बदले जागीर मिलती थी। हमेशा याद रखिएगा, जिस मनसबदारों को कैश वेतन के बदले में जागीर मिलती थी वही लोग जागीरदार कहलाते थे। तो अब कथन क्या कहता है कि सारे जागीरदार मनसबदार थे। सही है, तो सारे जागीरदार क्या है? मनसबदार हैं, किंतु सारे मनसबदार जागीरदार नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी मनसबदार थे जिनको नगद वेतन मिलता था। इसका मतलब कथन सही है, कंफ्यूज नहीं होना है।
तो हमेशा याद रखिएगा सारे जागीरदार मनसबदार थे, क्योंकि जो जागीरदार थे वो मनसबदार में ही आते थे, क्योंकि उनको वेतन कैश में न मिलकर जागीर के रूप में मिलती थी, इसीलिए ये जागीरदार कहलाते थे। तो सारे जागीरदार मनसबदार थे, किंतु सारे मनसबदार जागीरदार नहीं थे, क्योंकि कुछ मनसबदारों को कैश में भी पेमेंट मिलती थी, नगद में भी वेतन मिलती थी। इसका मतलब पहला जो कथन था वो कथन सही है, ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा कथन ये कहता है कि अकबर के समय सवार का पद जात से ज्यादा नहीं हो सकता था। यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन सही है, क्योंकि अकबर के समय मनसबदारों की जो सबसे उच्च श्रेणी थी वो थी जात बराबर सवार, यानी सवार जात के बराबर हो सकता था, किंतु वह जात से ज्यादा कभी नहीं हो सकता था। तो अगर क्वेश्चन ये ध्यान रखना, यहां शब्द जो जोड़ा है वो अकबर जोड़ा है कि अकबर के समय सवार पद जात से ज्यादा नहीं हो सकता था, यानी सवार बराबर हो सकता था, लेकिन वो जात से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता था। यह भी कथन सही है। तीसरी चीज, अब यहां पे लिख रहा है मुगल काल, अकबर नहीं लिख रहा, ये ध्यान रखना है। मुगल काल में सवार पद जात से ज्यादा हो सकता था, यानी जस्ट इसी का अपोजिट कह रहा है, और यह भी सही है कि मुगल काल में सवार पद जात से ज्यादा हो सकता था। वो कैसे? क्योंकि मुगल काल में हम पढ़ते हैं अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठा, और जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में एक नई प्रथा प्रारंभ की, जिसको हम बोलते हैं दुअस्पा और सीअस्पा। एग्जाम में देखिए बहुत पूछा है दुअस्पा और सीअस्पा किसने चलाया, तो यह प्रथा जहांगीर ने चलाई। अब प्रश्न ये उठता है दुअस्पा और सीअस्पा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मनसबदार 5000 का है और जहांगीर ने कह दिया वो मनसबदार दुअस्पा होगा, इसका मतलब उसके सवार की संख्या दोगुनी हो जाएगी, उसके सवार की संख्या अब हो गई 10,000। अब ये क्या कह रहा है कि मुगल काल में सवार पद जात से ज्यादा हो सकता था। तो अब देखिए सवार पद जात से ज्यादा हो गया, यानी जहांगीर के काल में ये ज्यादा हो सकता था, और जहांगीर मुगल काल में आता है। वैसे सीअस्पा, सीअस्पा का मतलब होता है जो सवार की संख्या है वो तिगुनी हो जाती है, यानी जहांगीर किसी की हैसियत, किसी का पद नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो सेनापति था, युद्ध में जाना चाहता था, इसलिए उसकी सवारों की संख्या बढ़ाता था। इसीलिए जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा और सीअस्पा लागू किया। और हमेशा याद रखिए दुअस्पा, हमेशा याद रखिएगा दुअस्पा और सीअस्पा जो जहांगीर ने चलाया था, यह पद सबसे पहले उसने महावत खां को दिया था। तो यह हमेशा याद रखें, मुगल काल में सवार पद जात से ज्यादा हो सकता था, किंतु अकबर के काल में वो ज्यादा नहीं हो सकता था। इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है। एक और स्टेटमेंट हम आपके सामने रखते हैं। अब चौथा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। अबुल फजल ने कहा सभी सैनिक या असैनिक मनसबदार थे। ये हमेशा याद रखिए, ये बात सही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा सभी सैनिक या असैनिक मनसबदार थे। ये अबुल फजल ने जो कहा वो सही है। तो ये प्रश्न उठता है कि असैनिक कैसे मनसबदार थे? क्योंकि जो सैनिक होते थे उनकी मनसबदारी हमेशा बादशाह निश्चित करता था, और अकबर के समय जो सबसे छोटी मनसबदारी थी वो 10 की थी, और जो सबसे बड़ी मनसबदारी थी वो बाद में जाके 10,000 की हुई। तो प्रश्न ये उठता है, जब अबुल फजल ये कह रहा है कि सारे सैनिक या असैनिक मनसबदार थे, तो ये कैसे निकलेगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई 10 का मनसबदार है, उसकी मनसबदारी तो बादशाह निश्चित करेगा, और उसका वेतन 100 रुपया था। जो 10 का मनसबदार होता था उसका वेतन 100 रुपया निश्चित होता था। तो ये हमेशा याद रखिए। मान लीजिए कोई असैनिक है, जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क है और उसका वेतन 100 रुपया है, तो जो क्लर्क जिसका वेतन 100 रुपया है वो अपने आप 10 के मनसबदार के बराबर हो जाएगा।
जो 100 का है वो अपने आप 1000 रुपए, क्योंकि जो 100 का मनसबदार होता था वो 1000 रुपए पाता था, तो जो क्लर्क 1000 रुपए पाएगा वो अपने आप 100 के मनसबदार के बराबर हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब होता है जो असैनिक होते थे उनकी मनसबदारी उनके वेतन से तय हो जाती थी, उसकी मनसबदारी बादशाह नहीं निश्चित करता था। इस प्रकार जो अबुल फजल ने कहा है कि सारे सैनिक या असैनिक मनसबदार थे, वो भी कथन सही है। जाते जाते आपको 2 चीज बताता हूं अंत में, जो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। कभी भी पूछे कि मनसब क्या है, मनसबदारी क्या है, तो हमेशा 3S याद रखिएगा। इससे आपका आंसर हमेशा निकल आएगा। जैसे पहले एस से स्टेटस, यानी उस मनसबदार का स्टेटस क्या है ये हमें मनसब बताता है। दूसरी चीज उसकी सैलरी कितनी है, उसका वेतन क्या है ये बताता है। और तीसरी चीज उसके अधीन कितने सोल्जर्स रहेंगे ये बताता है, यानी सोल्जर्स का नंबर बताता है। यानी मनसबदारी में 3S है। पहला S स्टेटस, दूसरा S सैलरी, तीसरा S सोल्जर्स का नंबर। इसके आधार पर रखेंगे तो सामान्यतः कोई भी क्वेश्चन आपका निकल आएगा कि मनसबदारी में क्या है और क्या नहीं है। और जाते जाते आपको एक चीज बताता हूं मैं, कौन लोग मनसबदारी में शामिल नहीं थे, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनको मनसबदारी के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो हमेशा याद रखिएगा जो काजी थे और जो सद्र थे, यानी धार्मिक जो अधिकारी थे, वो मनसबदारी के अधीन नहीं आते थे। बाकी सभी सैनिक हो चाहे असैनिक हो, सभी मनसबदारी के अधीन आते थे। अब अगले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मनसबदारी व्यवस्था कुछ भी समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही इतिहास के विषय आपको हमेशा प्रदान करते रहेंगे जो आपको टीजीटी, पीजीटी या नेट में मददगार साबित हो।